अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज SIFC का इजलास हुआ। तमाम सूबों के वज़राए आला इसमें शरीक हुए। बिलखसूस अली गंडापुर साहब भी इस फोरम में आज की मीटिंग में गुफ्तगू थे, शरीक हुए। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू मीडिया से भी की और अपनी अप्रीहेंशंस बताई। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि SIFC एक ऐसा फोरम है जहाँ पे जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं उनको बुलाया जाता है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इससे कबल जो भी सरमायाकारी करने पाकिस्तान आता था या उनकी फाइल सुर्ख फीते की नज़र हो जाती थी या गैर ज़रूरी तौर पर डिले और तवालत होती थी, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ से अनाइड होकर चले जाते थे। इन तमाम हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए SIFC का एक फोरम बनाया गया जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है, वज़राए आला शरीक हैं, गवर्नर शरीक है। इसको पूरे पाकिस्तान की इलेक्टेड क़यादत और अस्करी क़यादत की हिमायत हासिल है। आज के फोरम में खुल के गुफ्तगू हुई, 6 घंटे के करीब ये इजलास जारी रहा। और सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ, जो सबसे अपीलिंग चीज़ है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, और वो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने जब मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया तो वहाँ पे भी कहा कि उन्होंने कशकोल तोड़ दिया है। हमें एड नहीं, ट्रेड पे यकीन रखना होगा। जब तक हम बहसीत कौम, बहसीत हुकूमत इस फार्मूले में अमल नहीं करते कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, उस वक्त तक ये कौम और मुल्क आगे नहीं जा सकता। हमारे पैनलिस्ट इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। और आज बिलखसूस जो SIFC का इजलास हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब भी शरीक हुए, तो इसमें क्या खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ की तलखियाँ कम होंगी या नहीं। दूसरी जानिब पेशावर में एक MPA साहब हैं, उन्होंने उनके साथ लोग थे, एहतजाज किया लोड शेडिंग के ऊपर, और फिर एक ग्रिड था उसमें चले गए और ज़बरदस्ती उस ग्रिड से बिजली जो है वो चलवा दी गई। प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है उस पर एक सबसे बड़ा इशू यह है कि वहाँ बिल्स नहीं पे हो रहे, बिजली की चोरी हो रही है। जहाँ पे बिल नहीं पे होते, बिजली की चोरी होती है ज़्यादातर, वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा की जाती है। लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती अवामी शिद्दत जज्बात से लिबरेज लोगों को लेके जाया जाएगा और मुख्तलिफ ग्रिड्स में जाके बिजली को ज़बरदस्ती ऑन करवाया जाएगा, तो बताइए कौन बिल भरेगा। और फिर जो बिल भर रहे हैं उनका कसूर क्या है? क्या उनका कसूर यह है कि वो बिजली का बिल भर रहे हैं और उन लोगों का वजन भी उठा रहे हैं जो लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे, और बिजली की कीमत में इजाफा हो तो भी मसला। गो कि गर्मियों की आमद है और लोड शेडिंग भी अपने जोरों पे है। ये काफ़ी सालों से इस मुल्क का अलमिया है कि सर्दियों में गैस अवेलेबल नहीं होगी और गर्मियों में बिजली अवेलेबल नहीं होगी। इसका मुस्तकिल सदेबाब करना उसी वक्त करना पड़ेगा जिस वक्त आप तमाम के तमाम इकट्ठे होंगे, तमाम सियासी काबरीन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे कि हमने इस मुल्क के मसाइल को इकट्ठे होकर जड़ से खत्म करना है। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहरहाल आज की जो सूरत बनी, अगर यही सूरत रहती है, अमीर मुकाम साहब ने अपना रिएक्शन इस पे दिया है कि ये डैम, ये बिजली के ग्रिड, ये बिजली की कंपनियां किसी एक की मलकियत नहीं है, और अगर यही रवैया रहेगा तो फिर तो ऐसा ऐसा मुख्तलिफ सूबों में भी ये मामला उठना शुरू हो जाएगा। तो कोई अवाम बिल देने को तैयार नहीं होगी तो हुकूमत कैसे मामला को चलाएगी? क्या ये रवैया अवामी नुमाइंदों का बिलखसूस दुरुस्त है या नहीं? इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट की राय रखेंगे। अभी इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे हम गुफ्तगू में, और गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। नईम कुरैशी साहब तजियाकार हैं, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं कराची से। खतीजा राठौर साहिबा तजियाकार हैं कराची से, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। हुमायूं चट्टा साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और सैयद आसिम रज़ा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार है, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। नईम कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। SIFC का इजलास होता है, तमाम सूबों के वज़रा आला वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और यकीनी तौर पे वहाँ पे खुल के बात हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद कहा, अता तारड़ साहब ने भी कहा कि वहाँ पे खुल के बात हुई है, सूबे के मसाइल पे भी बात हुई है, बाकी जगहों पे भी बात हुई है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा फोरम है जहाँ पे पॉलिटिशियन, वज़रा आला बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर हम गुफ्तगू कर सकते हैं तो फिर एहतजाज, धमकियाँ बढ़ के क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इजलास के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये धमकियां बढ़कें जो है ना, ये शायद सियासत का तकाजा है। और कभी कभी कुछ लोगों की नाअहबत अंदेशी जो है वो इस तरह के रवैये का सबब बन जाती है। आज के इजलास में ये बात बड़ी खुश आइंद है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है फाइनली बुलवा लिया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले ये खबरें आ रही थीं कि उन्हें दावत नहीं दी गई थी और वो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। तकरीबन तमाम अखबारात में ये खबर थी। लेकिन फाइनली जिसने भी ये दानिशमंदाना फ़ैसला किया कि एक सूबे के वज़ीर आला को जो है वो बजाय इसमें शिरकत से रोकने के उन्हें शरीक किया गया। खैर, उनकी शिरकत हो गई। देखिए, ये SIFC का जो मामला है, ये
बड़ा अहम मामला है पाकिस्तान की मईशत के लिए। हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बकौल IMF के बहुत खस्ता हालत में है, और इस बात की बहुत शदीद ज़रूरत है कि सियासत से बालातर होकर कोई एक ऐसा फोरम हो जहां सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचा जाए और पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में सोचा जाए। इस फैसिलिटेशन कौंसिल से पाकिस्तान के अवाम को भी बहुत उम्मीदें हैं। अगर इस फोरम पर भी हम अपने टारगेट्स अचीव करने में खुदा न करे नाकाम हो जाते हैं, तो मुझे पाकिस्तान की मईशत का कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता। हरचंद कि अभी तक बड़ी कामयाबियां हमें नहीं मिली हैं। सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन जब तक हकीकी मानों में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान की मईशत संभल नहीं सकती। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अब तक आज जो सूरत हाल है, वो ये बात हमें माननी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की 50 साल तारीख़ की सबसे कम सरमायाकारी हुई है इस साल, जो कि 13.1% है और टारगेट था 15.1%। तो अभी हम मुंतज़िर हैं बड़ी कामयाबियों के। जी ठीक, जी ठीक है। खतीजा राठौर साहिबा, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि FBR को डिजिटलाइजेशन करने के लिए एक फर्म हायर कर ली है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि FBR अगर ठीक हो जाए तो शायद टैक्स का निज़ाम भी ठीक हो जाए। आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो काशिफ, जिस तरह आपने बात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर उस पर काम उस तरीके से दिखाई नहीं देता है, चाहे वो FBR का ही इदारा हो। और जिस तरह इस वक्त मुल्क की मईशत चल रही है, और जो इजलास हुआ है जिसमें आपने कहा कि KPK के CM भी जो मौजूद थे, वो मौजूद ज़रूर थे, और हम ये खुद भी चाहते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर तरीके से चलाई जा सके। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि दो बड़े इदारे, जिसमें जुडिशरी है हमारी और स्टैब्लिशमेंट है, और एक जगह हमारी हुकूमत है। हमारी जुडिशरी और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त एक पेज पे है। तो माइट भी पॉसिबल, हम देखेंगे, खुशाइन बात है कि हमारी जो तहकीकात है, हम FBR के हवाले से बात करें या मईशत के हवाले से बात करें, कि उसमें जो है वो बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी क्योंकि कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि खान साहब पे जो साइफ़र का मुकदमा चल रहा है, 100 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा चल रहा है, फिर वो अपनी एक नौयत का इद्दत का केस है। ये जब सारे केसेस चल रहे होंगे तो इससे हमारी मईशत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि IMF भी चाहती है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि हमने जो है वो सिर्फ फ़ौज से ही बात करनी है, हमने वज़ीर आज़म से बात नहीं करनी है। तो इस तरह के अहकामात अगर दिए जाएंगे PTI की जानिब से, और वज़ीर आज़म ये कह देते हैं FBR के हवाले से, तो ये ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं आपका इंट्रो सुन रही थी और मईशत के हवाले से जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने शिरकत की, और लग ये रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे। तो ये वही CM साहब हैं जो कहते थे कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो फिर उस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो हुकूमत को बदुआएं दे, नईम कुरैशी साहब इसको इंडोर्स करेंगे। तो जो वो इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनकी स्पीचेस को भी जो है वो दिखाना चाहिए या उनकी स्पीचेस पे तज्जिया करना चाहिए। आज मैं सवाल से इसलिए बात कर रही हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, इस चीज़ को बंद करना चाहिए। और जिस तरह का जो आज इजलास हुआ है वो वाकई खुशाइंद है, क्योंकि तमाम वज़रा जो है वो उसमें शरीक थे। और जैसे कि मैं खुद भी इस बात की जो अहकामात दिए हैं वज़ीर आज़म साहब ने FBR के हवाले से, उसे भी इंडोर्स करते हैं। जी बिल्कुल ठीक। हमायूं चट्टा साहब, सर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अब एड नहीं ट्रेड, कशकोल तोड़ दिया है। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, कहने की हद तक, बयान की हद तक तो ये बहुत अच्छा बयान है, और दरअसल पाकिस्तान को करना भी ऐसी चाहिए। अपनी मईशत जो है उसको मजबूत जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके थ्रू से बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करनी पड़ेगी। रात की इंडस्ट्री जो है उसे कमर्शलाइज करना पड़ेगा और उसकी सकत बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी सकत बढ़ानी पड़ेगी, और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज जिसमें पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उस सारी के ऊपर
इन्हें फोकस करना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो चुकी है ओवर द पीरियड, तो वो मुझे लगता है कि इन्हें जो प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे काफ़ी जोर देना पड़ेगा, ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो और हमारी जो ट्रेड है वो जो पूरी दुनिया के साथ बढ़ सके, और जो हमारा जो इन्हिसार है एड के ऊपर वो कम हो। उससे एक तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बेहतर होगी, और जो इंटरनल पॉलिसीज हम अपनी मुरतब करते हैं वो भी अपने मुल्की हालात के मुताबिक मुरतब कर सकेंगे। तो कहने की हद तक ये वाकई बहुत बड़ा एक फिक्रा है, और पिछले काफ़ी अरसे से जो हमारे लीडरान जो आते रहे हैं कौमी सतह के, वो सारे ही ये कहते रहे हैं। इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, इमरान खान साहब भी यही कहते रहे हैं, जरदारी साहब भी कहते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मुतअद्दिद दफ़ा ये कहते रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कई दफ़ा ये अल्फाज कहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि अब शायद ये पॉइंट आ चुका है कि हमें कोशिश करनी चाहिए पूरी कौम को और बिलखसूस हुक्मरानों को कि वो इसको अमली जामा पहनाएं, और पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी को मजबूत बुनियादें उसकी रखें, ताकि हम भी जो है एक खुददार कौम के तौर पे दुनिया में जाने जाएं। जी ठीक। आसिम रजा साहब, सर ये आज SIFC का इजलास हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते थे कि आप मुझे बुला नहीं रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे। अब तो पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम, सिविल अस्करी क़यादत पाकिस्तान की मौजूद थी, अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पे आ गए, तो उन्होंने अपनी बात खुल के रखी वहाँ पे, सूबे के मसाइल, बाकी चीज़ें, और SIFC के फोरम को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा मैं इससे बाहर नहीं हूँ। तो अब जो वफाक और सूबे की तलखी थी, आपको लगता है कि वो अब ख़त्म हो जाएगी? हमारे जो पैनलिस्ट इस वक्त बात कर रहे थे उनको मैं थोड़ा सा एंडोर्स करते हुए आगे चलूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सी डायरेक्शन जो है ना काशिफ साहब, उसमें हम अगर देखें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मारूजी सियासत है उसके अंदर एक चीज हमें बेहतर तौर पे नजर आ चुकी है कि एक सायोप्स हमें नजर आती है, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो अली अमीन गंडापुर का जो आपने जिक्र किया, उन्होंने जितनी बातें अभी आपने हालिया देखी और जिसमें वो बात करे, तो इवन जो बजट सेशन हुआ जिस पे वफाक की तरफ से बड़ा इतराज आया, उन्होंने कहा कि जी एक फैच फिगर्स दिए गए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से मफरूजों पर मबनी एक बजट बना दिया। उन तमाम चीजों को देखते हुए, उन बयानात को देखते हुए, उसको एक पस से पर्दा रखते हुए अगर हम आगे चलते हैं, SIFC फोरम जो है इट्स बेसिकली अ गेम चेंजर। और ये बयानात हमने पहले माजी में भी सुने थे, जिसमें मियाँ साहब ने कहा था कशकोल तोड़ने वाली बात कि कशकोल तोड़ो मुल्क संवारो, लेकिन ये वाकई में इस वक्त कशकोल तोड़ने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी फौजी क़यादत को मैं क्रेडिट दूंगा, अपनी सियासी क़यादत को क्रेडिट दूंगा। कोई एक जमात हमारे पाकिस्तान के काशिफ साहब मसाइल को हल नहीं कर सकती। जो इकोनॉमी का इस वक्त गुंजल पड़ चुका हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं एक मंझदार में हमारी कश्ती मईशत की फंस चुकी है। आप कर्जों पे कर्जे लेके कर्ज उतारने के लिए उनके कर्जों की किस्तें, खासतौर पर जो ट्रंचेज हैं या उनका सूद है उसके लिए भी कर्ज ले रहे हैं। तो आपको इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आ सकती है जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। आज हमारा एक और सेगमेंट भी है जिस पे आप बात करेंगे, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देते हुए आगे चलूंगा कि अगर सूबाई हुकूमतें आप वफाक के साथ टकराने की बात करेंगी और IMF की जो पॉलिसीज है जिसमें इस वक्त ब्रीदिंग स्पेस, आप ICU में आपकी मईशत नजर आ रही है और इस वक्त आप उस पर गुजारा कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, और आप उनको डिनाई और उनके डिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, मुल्क दुश्मनी के तस्वुर की जाती है। इस वक्त ना मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, ना मैं नवाज शरीफ साहब या नून लीग की बात करूंगा, ना मैं PTI की बात करूंगा। इस वक्त हमारी अस्करी क़यादत समेत हमारे मुल्क की तमाम क़यादत जो थी आज मौजूद थी, और इसमें हमें ये चीज देखने में नजर आ रही थी कि तमाम का मतमाए नजर और नुक्ता नजर इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाना, ताकि मुल्क की बका की बात की जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक माशी बहरान चल रहा है, एक आम आदमी से लेकर एक बिजनेसमैन भी अगर देखें तो वो परेशान है। आपके मुल्क से इन्वेस्टमेंट फ्लाई कर रही है, आपके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, आप अपने मुल्क से दूसरे ममालिक से फिर इन्वेस्टमेंट कैसे मांग सकते हैं? और फिर जो रेड टेपिज्म थी, आपने FBR का जिक्र किया, तो इसके अंदर बड़ा ही एक पेचीदा एक मैकेनिज्म था जिसको एक माफिया ने कंट्रोल किया हुआ था, जिसके बारे में आपको याद होगा कि FBR के साबिक चेयरमैन और उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन तक ने कहा था कि जी यौमिया 12 अरब रुपए तक की जिसे कहते हैं करप्शन है, और 800 अरब तो हमारा जो FBR का जो कलेक्शन होती थी वो गायब हो जाती है, लीकेज थी।
तो दूसरा रेड की वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट आती थी, लोग तंग आके इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से बाज आ जाते थे। आज बांग्लादेश को देखें, आप श्रीलंका को देखें, आप इंडिया की इकॉनमी, ये वो मुल्क है इंडिया जिसकी बात करते हैं जिन्होंने 96 में आपसे कॉपी किया आपकी इकॉनमी को। मियां नवाज शरीफ के पास जब वो आए और जब लाहौर तशरीफ लाए वजीर आजम, तो उन्होंने पूछा कि आपकी इकॉनमी का राज क्या है। 6 to 7% आपकी जीडीपी थी। वही फॉर्मूला लेके आज वो एक एशियन टाइगर बन रहे हैं, और आप इस मुल्क में आज भी कशकोल तोड़ने और कशकोल लेकर फिरने की बात करते हैं। तो हमें गौर से सोचना होगा कि हमारी गलतियां कहां पे हैं। बिल्कुल ठीक। नईम कुरैशी साहब, सर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि SIFC की जो कारकर्दगी है उसने बहुत सारे नाकदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। आप भी SIFC की जो कारकर्दगी है अब तक की, जो एक्चुअली इनिशिएट हुई है PDM की हुकूमत से, उसको कैसे देख रहे हैं? वाकई इन्वेस्टर्स को ब्रीदिंग स्पेस मिली है, कोई सहूलत मिली है? नहीं जी, मैं नहीं समझता। जैसे अभी कुछ दोस्तों ने कहा कि वज़ीर आज़म इस किस्म के बयानात हमेशा देते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो अपनी आदत से मजबूर हैं, बातों को बढ़ाते बहुत हैं, डायलॉग बहुत बोलते हैं। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, बेशक हम SIFC से तवक्कात ज़रूर बांध सकते हैं और यकीनन इसकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, लेकिन इस वक्त तक की जो पोजीशन है वो ऐसी नहीं है कि मैं कह सकूं कि जी मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए। ये एक सियासी बयान है जो उन्होंने दिया है, और होता यह है कि बाज़ औक़ात अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए आप इस किस्म के इदारों का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि उसमें फ़ौजी क़यादत भी मौजूद है। देखिए, हक़ाइक़ ये हैं, हमारी मईशत की हकीकत जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के बयानात से पता नहीं चलेगी। इस वक्त आप देखिए हमारी मईशत जो है ना, जो अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि वो ICU में हैं। देखिए 15 रोज़ा मिशन IMF का आया हुआ था, वो मिशन कोई एग्रीमेंट किए बगैर चला गया, स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका, और जो एलामिया जारी हुआ है IMF का, उसमें कहा यह गया है कि ये वक्त वापस पहुंचकर ये बताएगा कि क्या मुआहदा, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को प्रोग्राम देना है या नहीं देना है। तो इस सूरत हाल में जबकि अभी पता नहीं है, तो अभी हम बहुत मुश्किल में हैं। हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना होगा और आवाम को हकीकी सूरत हाल बतानी होगी। बिल्कुल ठीक। खतीजा साहिबा, कुरैशी साहब तो पुर उम्मीद नहीं है या मुतमईन नहीं है, लेकिन चारों वुज़रा आला जो है वो SIFC के अब तक के किरदार में मुतमईन है। उन्होंने इजहार भी किया आज इजलास में। आप मुतमईन हैं या नहीं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नईम कुरैशी साहब की बात से सहमत हूँ, और मुझे यही लगता है कि उनकी बात जो है, उनका तज़िया जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप अभी बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एड नहीं ट्रेड, तो हमें भी एक वाक़या याद है शहबाज शरीफ साहब का, वो वीडियो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये आपकी नज़र से गुजरा होगा। तो ये सिर्फ बयानात होते हैं कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। जब हम पे मुश्किल वक्त आता है, मईशत जो है वो हमारी रोड पे आ जाती है, तो फिर हम चाइना की तरफ देखते हैं, फिर हम सऊदीया की तरफ देखते हैं, फिर हम दुबई की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये हमारे दोस्त ममालिक हैं। लेकिन हम अपनी मईशत बेहतर कर सकते हैं, हम अपने अवाम को वो वसाइल दे सकते हैं जो वो चाहते हैं। हम ईरान से मुआहदा नहीं कर रहे, किस वजह से नहीं कर रहे, किस चीज़ का डर है, अमेरिका का प्रेशर है, क्या वजह है कि हम अपनी आवाम को सस्ती गैस नहीं दे सकते, उल्टा हम उन पे बिजली के बड़े बड़े जो हैं वो बिल फाड़ रहे हैं। हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि तमाम वुज़रा जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। इससे कुछ नहीं होता। आज इकट्ठे हुए हैं, कल ये एक दूसरे की बुराइयां भी करेंगे। PDM का हाल हमने देखा हुआ है माजी में भी और अब भी। जी, खान साहब पे जो साइफर का मुकदमा चल रहा है, 100 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा चल रहा है, फिर वो अपनी एक नौयत का किद्दत का केस है। ये जब सारे केसेस चल रहे होंगे तो इससे हमारी मईशत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि IMF भी चाहती है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि हमने जो है वो सिर्फ फ़ौज से ही बात करनी है, हमने वज़ीर आज़म से बात नहीं करनी है। तो इस तरह के अहकामात अगर दिए जाएंगे PTI की जानिब से और वज़ीर आज़म ये कह देते हैं FBR के हवाले से, तो ये ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं आपका इंट्रो सुन रही थी और मईशत के हवाले से जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने शिरकत की और लग ये रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे। तो ये वही CM साहब हैं
جو کہتے تھے کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ حکومت کو بددعائیں دے، نعیم قریشی صاحب اس کو انڈورس کریں گے، تو جو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اسپیچز کو بھی جو ہے وہ دکھانا چاہیے یا ان کی اسپیچز پہ تجزیہ کرنا چاہیے۔ آج میں سوالے سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اس چیز کو بند کرنا چاہیے، اور جس طرح آج کا جس طرح کا جو آج اجلاس ہوا ہے وہ واقعی خوشائند ہے، کیونکہ تمام وزراء جو ہے وہ اس میں شریک تھے، اور جیسے کہ میں خود بھی اس بات کی جو احکامات دیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے FBR کے حوالے سے، اسے بھی انڈورس کرتے ہیں۔ تو نیچرلی پاکستان کو جو ٹیررزم تھا اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان سے جب ٹیررزم اب ختم ہو رہا ہے تو اب ایک ٹائم لگے گا پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ یہ ایک راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ملک نے آ کے آپ کو $100 بلین پکڑا دینے ہیں۔ آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گی، جس پہ آپ کی انڈسٹری جس طرح یہاں سے بنگلہ دیش ٹیکسٹائل انڈسٹری گئی ہے اسے واپس لانا ہوگا، اس طرح باقی انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کو دوبارہ بلڈ اپ کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عاصم رضا صاحب شارٹلی آپ سے بھی یہ چاہوں گا، سعودی عربیہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کر رہا ہے، کویت کر رہا ہے، تو پھر ہم نا امید کیوں ہیں؟ کہ وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا کہ کچھ انجویاں راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ڈاڈے سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ ہم اپنے ملک کے معروضی حالات کو نہیں دیکھ رہے۔ ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے ہوسٹائل بارڈرز ہیں، افغانستان، انڈیا کی بات کریں، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات کی بات کی جائے، ہمیں باقاعدہ گزشتہ 20 سالوں سے 2 دہائیوں سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ 3rd جنریشن وارفیئر، 4th جنریشن وارفیئر، 5th جنریشن تک آپ پہنچے، ہائیبریڈ وارفیئر پہ آپ آ گئے۔ آپ کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کام کیا گیا۔ پھر ہمارے اوپر سے سیاستدانوں کی، سیاسی جماعتوں کے آپس میں ٹکراؤ اور کریڈٹ ڈسکریڈٹ کی جو پالیسی تھی، ایک دوسرے کو گندا کرنے کے لیے۔ ابھی بھی اس الیکشن کے ریزلٹ کو آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی حکومت اگر PTI کی بات کریں تو وہ بنا سکتے تھے، کسی بھی ایک جماعت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کر کے وہ آتے۔ اس کنڈیشن میں وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس حکومت میں اس حالات میں اکانومی کے اس ڈگر کے اوپر اپنی حکومت بناؤں تاکہ میرا جو کریڈٹ تھا وہ ڈسکریڈٹ نہ ہو جائے۔ اس وقت زرداری صاحب بھی بیک سیٹ پہ جا کے بیٹھے ہوئے حکومت میں شامل ہونے کے باوجود۔ یہ شہباز شریف صاحب کی ایک ہمت، بلکہ میں اگر ہم بات کریں PDM حکومت کی بھی، بے شک سانجے کی ہانڈی چوک میں پھوٹتی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا جس پہ انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کیا۔ آپ کو بیک پہ آپ کی فورسز سپورٹ کر رہی ہیں، وہ آپ کے لیے نقص امن کے خطرات سے نبٹ رہی ہیں، آپ سے دہشت گردی کے خطرات سے نبٹ رہی ہیں، انویسٹمنٹ لانے کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ SIFC اور کیا ہے، وہ آپ کے کشکول توڑنے کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ختیجہ راٹھور صاحبہ، پشاور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں بجلی بند کر دوں گا، بٹن میرے پاس ہے، میرے سے بات کرو۔ چلیں آج ان سے بات بھی ہو گئی، ہائیسٹ فورم پہ بات ہو گئی، کھل کے بات ہو گئی، لیکن جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں وہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں گریڈ میں اور وہاں جا کے گریڈ کا بٹن آن کر دیتے ہیں، زبردستی بجلی چالو کروا دیتے ہیں۔ ایسا رویہ انہوں نے ان علاقوں میں تو نہیں کیا جو بل نہیں دے رہے یا کنڈے لگے ہوئے ہیں یا بجلی چوری ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے اگر لوگوں نے ہی سارا نظام چلانا ہے تو نظام حکومت کیسے چلے گی؟ سر آپ وہ نظام حکومت کیسے چلے گی؟ آپ وہ وقت بھول گئے جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کے بل پھاڑ دو اور اب کوئی بھی بجلی کے بل نہیں بھرے گا۔ تو اس طرح کے واقعات تو ہم نے PTI میں پہلے بھی دیکھے تھے، اور جس طرح ان کے MPA نے کہا اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس طرح تو کام نہیں چل سکتا نا۔ اور جس طرح دیکھیں جو CM ہوتا ہے وہ اپنے صوبے کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے۔ جب وزیر اعظم ہو کے شہباز شریف صاحب بھی کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ میں یہاں پیسے مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن مجبوری ہے، اسی طرح ایک CM بھی اپنے صوبے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کی بات یا اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے کہ میں بجلی بند کر دوں گا۔ اس طرح تمام صوبوں کے پاس جو ابیلٹیز ہیں تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم دوسرے صوبے کو وہ چیز نہیں دیں گے یا میں یہ کر دوں گا یا میں وہ کر دوں گا؟ اس طریقے سے بات نہیں ہوتی جس طریقے سے علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی میں یہاں پہ پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے KPK میں جو بل پیش ہوا اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وفاق سے پہلے ہی KPK نے جو ہے وہ بل پیش کر دیا اور ایک بہترین بل جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے، بجٹ پیش کیا، بالکل سوری بجٹ پیش کیا ہے۔ جی ٹھیک، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے۔ چٹھا صاحب،
सर ये फरमाइएगा कि पिशावर में तो रूटीन ही बन गई है, जब सूबे का वज़ीर आला जो है वो बड़ी बड़ी बढ़के मारेंगे तो फिर एमपीए साहब लोगों को ले जाके पेस्को में अब बिजली ऑन करवाना शुरू कर देंगे। बिल कोई भरवाने को तैयार नहीं है, बिजली चोरी कोई रुकवाने को तैयार नहीं है, तो उन लोगों का कसूर क्या है जो बिल पे कर रहे हैं? सर देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा ही एक अहम नुक्ता उठाया है इस हवाले से कि लोगों के अंदर जो तशद्दुद का अंसर आता जा रहा है। केपीके में, आज़ाद कश्मीर में हमने रिसेंटली देखा, उससे पहले जो पिछले साल वाक़यात हुए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमने पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो देखने में आए। देखिए, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उनके ऊपर ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने वर्कर्स को ये बताएं कि एहतजाज करना हर सियासी और हर शहरी का हक है, लेकिन वो हमेशा पुरअमन होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले कोशिश की जाती है और कि वो पुरअमन रहें, और जितनी भी तहरीकें पुरअमन होती हैं वही अपने जो है हदफ जो हैं वो अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। और बिलखुसूस जब अब आपका अपना मुल्क हो तो अगर आपको किसी चीज़ पे एतराज़ भी है तो आप पुरअमन एहतजाज करें। और आप जिस तरह बिजली के मामलात आप बता रहे हैं, तो ये काफ़ी अरसे से मामला है जो डिस्कशन जिस पे हो रही है। अब उसमें सूबों के कुछ अपने मौक़िफ़ भी हैं, बलूचिस्तान और केपीके में बिलखुसूस, कि जी लोगों के इकोनॉमिक हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, तो शायद वो बिल देने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बात है कि इसको किसी प्रॉपर फोरम पे डिस्कस किया जा सकता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें आप प्रॉपर्ली कन्वे कर सकते हैं कि जी आप सब्सिडाइज आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन बिल ना देना ये तो फिर जो है समझ लेंगे कानून के अंदर एक मुदाखलत ही तस्वुर की जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबको जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और जो सियासी वर्कर हैं और उनके जो शहरी हैं उन्हें ये तालीम दें कि पुरअमन एहतजाज जो है वो बुनियादी हक है, और जो तशद्दुद के साथ जो एहतजाज करते हैं उस पर फिर कानून अपना राह ले सकता है और लेता भी है और लिया भी है पीछे। तो ये मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे हमें लोगों को इसको सिखाने की जरूरत है, उनके इल्म में इजाफा करने की जरूरत है कि आप जरूर अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, उन्हें भी फुलफिल। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। आसिम रजा साहब, ग्रिड, वापडा, डैम, ये किसी एक सूबे की, किसी एक सियासी जमात की जागीर नहीं हुआ करती, ये तो रियासत के इदारे हैं, रियासत के तरीके से चलने हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जोर ज़बरदस्ती आप किसी ग्रिड में घुस जाएंगे, बिजली चालू करवा देंगे, बिजली बंद करवाने की धमकियां देंगे, तो ये जमहूरी दौर तो नहीं है। आप कैसे इसको चलेंगे? अब हाईएस्ट फोरम पे वज़ीर आला साहब बैठे थे, वहां पे बैठ कर उन्होंने खुल के गुफ्तगू की है, लेकिन आवाम को अगर आप इंस्टिगेट करेंगे तो कल बिजली की लोड शेडिंग पंजाब में भी है, लाहौर से लोग बाहर निकल आएंगे, सिंध से बाहर निकल आएंगे, किस किस को संभालेगी इंतजामिया? ये काशिफ के जब आप बात करते हैं कि एसेट्स के हवाले से नेशनल या फिर स्टेट एसेट्स की बात करते हैं, तो वापडा या फिर हमारे जो बिजली के तरसीली इदारे हैं, उनके दफातर जो हैं, ग्रिड स्टेशन जो हैं, ये हमारा एसेट है, ये हमारे असासे हैं, और कौमी असासों के ऊपर आपका धावा बोलना, क्योंकि हमने देखा कि धरनों की, अभी जिस तरह हमारी कुलीग इस वक्त बात कर रही थी कि उन्होंने सिविल नाफरमानी के लिए कहा कि बिल जला दो और इस तरह की तहरीकें बनाना, इस वक्त ये जो स्टांस था पानी बिजली का, आपको याद होगा एएनपी, एक जमाने में एएनपी का ये बहुत बड़ा स्टांस था जिसपे बहुत ज्यादा उनको मुल्क दुश्मन पार्टी का भी लकब दिया जाता था और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हम बातें सुनते भी थे और उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था। आज सेम उस मामले के ऊपर हमने देखा कि स्टांस जो है अली अमीन गंडापुर का नजर आया, और वो जो धमकी उन्होंने दी वो और बात है कि आज के SIFC इजलास के अंदर बड़ी खुल के बातें की, उनको एड्रेस करने का मौका भी मिला, उसके बाद उनको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया। उन्होंने एक अपना स्टांस बनाया हुआ है जो बजट में भी उन्होंने कहा कि 15 अरब का या डिफॉल्ट खासतौर पर जो हमें बिजली की मद में पानी की रॉयल्टी होती है उसका मिलना है। आपको याद होगा, शायद आप अगर असेंबली का आप तो कवर भी करते रहे, कि मैंने एक तकरीर सुनी और मेरा ना सिर्फ मुझे अफसोस हुआ, मेरी हंसी भी निकली। एक KPK से, बल्कि एक मेंबर थे असेंबली के, उन्होंने तकरीर क्या की है असेंबली के फ्लोर के ऊपर कि हमारा पानी लेके उसमें से बिजली निकाल के फोका पानी हमें दे देते हैं। तो मतलब जब इस तरह की आपकी सोचें होंगी, इस तरह के आपके इकदामात होंगे, तो ये सियासी विजन जो है या आपकी लीडरशिप जो है उसकी गाइडलाइन का फुकदान नजर आता है कि आप मुल्क में तनाव की और तशद्दुद की सियासत करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बल्कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक दुश्मन का एजेंडा पूरा होगा। नईम कुरैशी साहब, सर जो हमने देखा कि जोर जबरदस्ती
احتجاج کی بنیاد پہ اپنے مطالبات تسلیم کروانے کی روش ہے، ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھی، اب خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے دیکھی، اور بجلی کا مسئلہ تو ساری گرمیوں میں رہے گا۔ تو سر اگر کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، عوام باہر نکل آئے، اور لاہور میں، تو پھر یہ ملک کا جو نظام ہے کیسے کنٹرول ہوگا، کیسے چلے گا؟ تو اس کا تو بیٹھ کے کوئی وے فارورڈ لینا چاہیے، نہ کہ عوام کو انسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ نعیم قریشی صاحب، دیکھیے کاشف صاحب، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاسی رہنما اگر اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر دیں تو وہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے، ایک رویہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے، معیشت کا جو مسئلہ ہے، بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، مہنگائی کا جو مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پہ چاہے کوئی تقریر کرے یا نہ کرے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں کراچی میں کہ الیکٹرک نے 10 روپے 70 پیسے پر یونٹ بڑھانے کی درخواست نیپرا کو دے دی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی بجلی کراچی میں ہے، 34 روپے جو اس وقت اوسط پرائس ہے پر یونٹ، وہ 34 روپے ہے کراچی میں، اور 10 روپے 70 پیسے بڑھا کے یہ 44 روپے 70 پیسے ہو جائے گی کراچی میں۔ اور 800 یونٹ استعمال کرنے والا آدمی جو 800 یونٹ استعمال کرتا ہے وہ 60 روپے پر یونٹ کے حساب سے بل ادا کر رہا ہے، اور اس میں بھی وہ شخص جو بل ادا کر رہا ہے اس کو بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جو چرا رہا ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ کراچی میں 18 گھنٹے اس گرمی میں کاشف صاحب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کسی شخص نے انسٹیگیٹ کروا دیا، کسی نے تقریر کر دی، کسی سیاسی جماعت نے کہہ دیا، یہ وقت ہے کہ لوگ احتجاج کریں گے، آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے۔ یہی میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، مجھے یاد ہے 2 دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جب تک عوام کے سامنے حقیقی صورتحال نہیں رکھی جائے گی، جب تک آپ لوگوں کے مسائل نہیں سنیں گے، صرف اچھی باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سر کراچی میں 18 گھنٹے اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو لوگ تو احتجاج کریں گے۔ اس کے حل کرانا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت کوئی بات کرے، کچھ ایسا کرے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو، بجلی سستی ہو۔ ابھی IMF نے جو کچھ کہا ہے آپ وہ سنیں گے تو آپ کو لگے گا، انہوں نے کہا ہے کہ سیلز ٹیکس لگانا ہے، جتنی چھوٹ ہے آپ نے ختم کرنی ہے، اور اس کے بغیر معاہدہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ ہو گیا تو 18% سیلز ٹیکس لگنے والا ہے ہر اس چیز پہ جو پاکستان میں فروخت ہوتی ہے۔ تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ قریشی صاحب، غریب عوام تو بیچاری ہر جگہ ٹیکس دے رہی ہے، پیس رہی ہے۔ خدا کرے کہ ٹیکس چوری رک جائے، بجلی چوری رک جائے، گیس چوری رک جائے، اور یہ ٹیکس جو لگے وہ اشرافیہ پہ بھی لگ جائے۔ کاشف صاحب ایک درخواست ہے، ایک جملہ سن لیں بس۔ اور جو لوگوں کی ناراضگی یا غصے یا احتجاج ہوتا ہے، اس میں حکمرانوں کا طرز زندگی دیکھنے کے بعد زیادہ لوگوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ آپ سمجھ لیجیے کہ جو حکمران کر رہے ہیں۔ بالکل درست، بالکل درست۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔